0.2। क्वेश्चन नंबर 1 इसका रीड कर लो। शो दैट द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x 1 1 and on to where r is the set of all non-zero real numbers and is the result true if the domain r is replaced by होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, डोमेन r is replaced by n ऐसे होना चाहिए। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रही है यहाँ पे। और विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर। देखो यहाँ पर टू क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया गया है। सेकंड की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं। जब भी तुम फंक्शन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना, उसकी एक एक बारीकी पे ध्यान देना। जैसे शुरुआत करते हैं, इन्होंने क्या कहा, फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है ना, तो ये आर टू आर का मतलब क्या हुआ, ये जो आर है ना ये वाला, ये क्या है इसका डोमेन, और जो टेंस टू आर है वो कोडोमेन। और बोल्ड आर बना हुआ है, इससे क्या पता चलता है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स है। Now we will check that the function is 1 1 and on 2। तो देखिए 1 1 चेक कर रहे हैं। देखो 1 1 में क्या होगा, कंडीशन ले ली जाती है, कौन सी वाली, f(x1) f(x1) इक्वल टू f(x2)। और यहां पर जो x1 x2 होते हैं ना, वो कहां से लिए जाते हैं, आर से। आर दो है, दोनों सेम आर है, समझ में नहीं आ रहा आर डोमेन वाला है कि कोडोमेन वाला। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे कि द डोमेन वाला होता है, ये है पूरी बात। ठीक है, f(x1) इक्वल टू f(x2). नाउ f(x) की वैल्यू इज 1 अपॉन x, देन f(x1) इज 1 अपॉन x1 एंड f(x2) इज 1 अपॉन x2। अब इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो मैंने ये कंडीशन तुमको बताई थी 1 1 के लिए कि अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) लेकर सॉल्व करने पर एक यूनिक कंडीशन आ जाए x1 इक्वल टू x2। यूनिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, इसके साथ कोई और कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसके साथ कोई और कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, यही सिर्फ वन एंड ओनली वन यही मिलना चाहिए। तो अगर ये आ जाता है तो हम लिख देंगे f इज 1 1 फंक्शन। अब क्या चेक करेंगे, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या तुमको बताया, ऑन टू कैसे चेक किया जाता है। ऑन टू के लिए इसको y इक्वल एफ एक्स ले लेते हैं। ऑन टू का रूल है, फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स ले लेंगे और इसमें एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। अच्छा यहाँ पर ये आर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर लिखा है, तो नॉन जीरो रियल नंबर है ना, तो यहाँ पे ऐसे आर पे जीरो लगेगा। आर पे जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो को छोड़कर है ये। हाँ, ये आर जीरो मतलब ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है ये। ठीक है, तो जीरो को छोड़कर है यहाँ पर। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स। तो इससे अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या होगी, 1 अपॉन वाई। अब y की वैल्यू रखी जाएंगी कोडोमेन में से और y की कोडोमेन वाली वैल्यू रखने पर अगर x अनडिफाइंड आ गया तो ऑन टू नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दो सेट बनते हैं, एक डोमेन का और एक कोडोमेन का। अगर आपने y की यहाँ कोई वैल्यू रखी, सपोज आपने रखी 0,
तो वाई जीरो पे एक्स क्या आएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी क्या यहाँ पे कोई सेट में वैल्यू हो सकती है? और इन्फिनिटी क्या कोई रियल नंबर है? तो ये इन्फिनिटी तो यहाँ लिखा ही नहीं जा सकता। तो क्या ये जीरो किसी से एसोसिएट होगा? क्या इस जीरो की प्री इमेज आएगी? आएगी क्या बताओ? यहाँ जीरो रखने पर ये इन्फिनिटी हो रहा है। तो हमको ऐसी वैल्यू देखनी पड़ती है। देखो, रखने वाली तो बहुत हो जाएंगी, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, -1, 0, 1/2, 0 नहीं, 3/2, कुछ भी रखो, बहुत सारी हो जाएंगी। सिर्फ क्या देखना होता है, किस वैल्यू पे अनडिफाइंड हो रहा है। तो ये जीरो पे अनडिफाइंड हो रहा है, जीरो पे इमेज, प्री इमेज नहीं मिलेगी। और जब किसी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिलती है, उसका मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। इमेज नहीं मिलती है तो वो क्या होता है, इनटू। 1 की इमेज मिलेगी, 1 पे 1 आएगा ना, 2 पे 1/2 आएगा, सबकी आएगी इमेज, किसकी नहीं आएगी, जीरो की। और जीरो क्या यहाँ पे इसमें शामिल है? क्या कोडोमेन में जीरो है ही नहीं, लिखा है क्लियर, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। आर पे ये सफिक्स में जीरो लगा हुआ है, यानी जीरो छोड़ दो। तो जीरो तो इस डोमेन में, यहाँ पे जीरो तो है ही नहीं। तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है ये तो सबके लिए कैसा है, डिफाइन। और डिफाइन है तो इसका मैं ऐसे लिख लूंगा कि सिंस x belongs to R0 for all y belongs to R0। जब हम y की वैल्यू R0 से रख रहे हैं, R0 कौन से R0 से रख रहे हैं, कोडोमेन वाले से, तो हमको x कहाँ मिल रहा है, डोमेन वाला मिल रहा है। कोई भी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आ रही, और अनडिफाइंड नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है, f इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आ गया समझ में, 1 1 आ गया, ऑन टू आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि डोमेन आर को किससे रिप्लेस कर दिया है, एन से। तो फंक्शन कैसे डिफाइन हो जाएगा, एन टेंस टू कोडोमेन बीइंग सेम एज R0। कोडोमेन वही है इसका, लेकिन इस बार किसको हटा दिया गया है, डोमेन। डोमेन R0 से हटा के क्या कर दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर दिया है तो इस सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे R0 की जगह आपको क्या लिखना है, एन लिख दोगे या नहीं लिख पाओगे? अरे ये डोमेन का होता है ना, इधर डोमेन कौन है, एन, तो एन लिख देना ब्रैकेट में डोमेन, ये हो जाएगा 1 1। अब इधर आ जाओ ऑन टू पे। तो ऑन टू पे जब हम y इक्वल एफ एक्स लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे और x निकालेंगे। अब इसमें हम y रख के ये देखते हैं कि x हमारा कोडोमेन में, सॉरी डोमेन में आ रहा है कि नहीं। y रख के डोमेन में, तो ये पूरा ऐसे ही लिखना है। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं यहाँ पे, अब ऑन टू इनटू वाला कर लेंगे क्या। तो ऑन टू के लिए आपको फिर से लिखना है y इक्वल टू एफ एक्स, वैल्यू रखना है 1/x, और x की वैल्यू निकालना है 1/y। अब जरा ये बताओ कि जब y को हम R0 में से रखते हैं, कुछ भी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, -1 -1/2 माइनस, क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है? तो x नॉट बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर तो नहीं है। और नेचुरल नंबर नहीं आए, हमने y की वैल्यू ये किस में से रखी थी, R0 यानी कोडोमेन से। y कोडोमेन का रखा, x आया क्या डोमेन में,
नहीं आया ना, तो इसका मतलब इनकी इमेज नहीं मिलेगी। नेचुरल नंबर में ये लिखोगे क्या, इधर x आएगा, इधर y, इधर x की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, अब आपने रखा -1 -2, किससे जोड़ोगे, है ही नहीं, तो इन सब की प्री इमेज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ गए, क्या समझे, y को डोमेन की वैल्यू उठा के रखो, अगर तुम्हें x डोमेन में मिलता है तो ऑन टू है, x डोमेन में नहीं मिलता है ऑन टू नहीं है। x नॉट बिलोंग्स टू n, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, डोमेन, जिससे ध्यान रहे कि इसकी डोमेन क्या थी, n। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। कोई क्रॉस क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछें, और इसका ऑन 1 1 वाला तो सेम रहेगा, ऑन 2 वाला मैंने करके दिखाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और इसमें ये 5 पार्ट है। ठीक है, इंजेक्टिविटी मींस क्या होता है, 1 1, सर्जेक्टिविटी मींस क्या होता है, ऑन टू, और जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होते हैं उनको और क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे, इसमें 5 पार्ट दिए हैं, ध्यान से देखो और सीखो इसको। तो 2 का मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले फंक्शन किस टाइप से डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। क्या मीन्स है इसका, कि डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, और फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया जा रहा है हमको, एक्स स्क्वायर। अब जैसे क्वेश्चन में लिखे ना वैसे कर देना। इंजेक्टिविटी लिखा है ना, तो इंजेक्टिविटी चेक कर लेते। इंजेक्टिविटी का मतलब है कि ये चेक करना है कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है, मतलब 1 1 है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 की वैल्यू यहां से रख देंगे। सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पे ध्यान दें, एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा ना दिखे कि उसकी नजर बोर्ड पे ना हो। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 वैल्यू रख दी, ये समझ में आ गई सभी को। इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये बताओ, इसमें से अगर हम ये वाले ब्रैकेट को 0 करेंगे तब हमको x1 इक्वल x2 मिलेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मीन्स क्या है, कि फर्स्ट ब्रैकेट भी 0 हो सकता है और सेकंड भी। पर मैंने क्या बोल रखा है कि 1 1 के लिए स्ट्रिक्टली यही आना चाहिए, x1 इक्वल x2। ये नहीं है कि उसके साथ कोई और कंडीशन भी आ जाए। तो अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर जो x1 और x2 हैं वो कहाँ से लिए जा रहे हैं, नेचुरल नंबर डोमेन वाला। तो अब तुम बताओ ये वैल्यू 0 हो सकती है क्या, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि टू नेचुरल नंबर का सम 0 हो ही नहीं सकता। इफ x1 x2 बिलोंग्स टू n, देन x1 प्लस x2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है, सबको आ गई समझ में। तो अगर ये 0 नहीं है तो डेफिनेटली यही 0 होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। देयर फॉर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2। तो इससे क्या प्रूफ होता है, सो एफ एक्स इज इंजेक्टिव। ठीक है क्या,
क्लियर है सभी को? अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जिसपे हम क्या चेक करेंगे, इसको सर्जेक्टिविटी चेक करा देते हैं। तो सर्जेक्टिविटी मीन्स होता है ऑन टू फंक्शन, है या नहीं है? इसके रूल देख लेते हैं। क्या मेथड होता था? हमको इसको y इक्वल टू एफ एक्स लेना है, इसमें एफ एक्स की वैल्यू रख देनी है। क्या वैल्यू है? एक्स स्क्वायर। इससे x की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब y लेना है कहाँ से? कोडोमेन से, और कोडोमेन इसकी ये नेचुरल नंबर ही तो है। तो क्या सारे नेचुरल नंबर रखेंगे तो x नेचुरल नंबर आएगा? बताओ। इफ y इक्वल टू 2, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस रूट टू, मीन्स नॉट बिलोंग्स टू n। क्या रूट टू नेचुरल नंबर है? डेसिमल में आता है 1.414, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। दैट इज x not belongs to n for all y belongs to n। जब हम y के कोडोमेन वाले नेचुरल नंबर को रखते हैं तो हमें x नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। एक एग्जांपल मैंने सामने लेके दिखा दिया है, वो तो और भी हो जाएंगे। 3 होगा, 3 भी तो ले सकते हैं, और 4 नहीं ले सकते। 4 में फिर क्या आ जाएगा? 2, पर प्लस माइनस माइनस 2 उसमें भी नहीं आएगा। तो कई नेचुरल नंबर के लिए ये वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगी। और मैं क्या कह रहा था? मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि आप y के सारे कोडोमेन के वैल्यू इसमें रखो तो x तुम्हें कहाँ मिलना चाहिए? डोमेन में। तभी वो क्या होता है? सर्जेक्टिव ऑन टू होता है। तो इसका मतलब इसकी कोई प्री इमेज मिलेगी क्या? 2 की, 3 की? नहीं मिलेगी। देयरफॉर fx इज नॉट सर्जेक्टिव। जैसा पूछे वैसा लिख देंगे, सर्जेक्टिव ऑन टू। क्या समझ पाए सभी? देख लो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई कंफ्यूजन हो तो। हमको y यहां से रखना है कोडोमेन से, इसमें, और रख के x निकालना है। अगर x आपका डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो ऑन टू सर्जेक्टिव, नहीं कर रहा है तो नॉट ऑन टू, नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़े। एक्स स्क्वायर वाला हो गया। अच्छा, अगला सेकंड वाला भी एक्स स्क्वायर वाला ही है। तो सेकंड एक्स स्क्वायर वाले के लिए अब क्या होगा? आर टू आर में आ जाएगा ना। ऐसा करो, इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं आर टू आर इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में, अब ये जेड टू जेड है। जेड क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर में सेम फंक्शन है ना। तो जरा इसमें करेक्शन कर लेते हैं, मतलब इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं? जेड टू जेड, यहाँ पे भी जेड आ जाएगा। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे अभी समझा दूंगा रीजन इसका कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। ये जेड टू जेड में अब हम इसको कर लेते हैं। देखिए, 2 का सेकंड है, जेड होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इंटीजर मतलब नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी और जीरो भी। इंटीजर मींस डेसिमल वाले नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे एफ एक्स इक्वल एक्स, 1 1 की कंडीशन लगा दी। यहाँ पे x1 x2 क्या है? इंटीजर है। अब ये हमने इनकी वैल्यू रख दी, x1 स्क्वायर बनेगा और एफ एक्स टू की वैल्यू क्या बनेगी? x2 स्क्वायर। LHS में लाए, फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी ए माइनस बी।
अब जरा बात करते हैं इसकी। अगर मैं x1 और x2 को इंटीजर लेता हूं कोई भी, तो क्या ये वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी? मे और मे नॉट बी 0। अरे अगर आप x1 लेते हैं 1, x2 -1, तो 0 ही तो आएगा। 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 x2 अगर हम इंटीजर लेते हैं तो ये सम क्या हो जाएगा? 0 हो भी जाएगा। और तो क्या ये यूनिकली ये कंडीशन आ रही है? क्या आप स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं? नहीं। देयरफॉर देयरफॉर x1 - x2 में और मे नॉट बी 0। और अगर ये मे और मे नॉट बी 0 है तो इससे अब हम क्या कह सकते हैं? सो एफ इज नॉट इंजेक्टिव। समझ पाए या नहीं? धीरे धीरे क्लियर होती है ना चीजें। पिछले क्वेश्चन में कंडीशन ऐसी मिली कि वो हट गया तो ये x1 - x2 से x1 इक्वल x2 आ गया तो इंजेक्टिव। और इस बार तो डाउटफुल है, मैंने तो बोला है डाउटफुल नहीं चलेगा, स्ट्रिक्टली 0 आना चाहिए, वो आ नहीं रहा, तो नॉट इंजेक्टिव। अब आ जाओ इधर। अब इसमें इंटीजर रख के देख लो जरा। अगर इसमें मैं y की वैल्यू कोई मैंने रख दिया 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? ±√2। क्या ये z को बिलोंग कर रहा है? इंटीजर है क्या ये? √2 इंटीजर है? 1.414, तो ये तो नॉट बिलोंग्स टू z है। और अगर x z को बिलोंग नहीं कर रहा है, डोमेन वाले में नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है इसका? नॉट सर्जेक्टिव, नॉट ऑन टू। ठीक है, तो देयरफॉर x नॉट बिलोंग्स टू z फॉर ऑल, कंडीशन भी तो लिखनी है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z। f इज नॉट सर्जेक्टिव। बताओ समझ पाए क्या? समझ गए? तो अब ये थर्ड वाला कर लेंगे या मैं बताऊं इसको? जरा सुन लो, तो कर तो लोगे, बस वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूं। जब यहाँ R टू R होगा मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर बिलोंग्स टू, जब x1 x2 रियल नंबर को बिलोंग करेंगे तो वो भी 0 आ सकता है, क्योंकि रियल नंबर में तो सब आते हैं। तो यही कंडीशन हो जाएगी और नॉट इंजेक्टिव। समझ में आ रहा है? क्यों? रियल नंबर लेंगे तो ये इंजेक्टिव होगा या नहीं होगा? होगा? नहीं होगा? बाकी सबको क्लियर है? अब इधर आ जाओ। जब y2 रखेंगे तो ये वैल्यू बिलोंग्स टू, यहाँ r है क्या? क्या √2r में आता है? बिल्कुल आता है। r में तो रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर सब आते हैं, तो ये बिलोंग्स टू r हो जाएगा वहां। और जैसे ही बिलोंग्स टू r हुआ तो ये सर्जेक्टिव हो जाएगा। ये सब तुमको लिखना है, लिख लोगे क्या? मतलब यहाँ तो R टू R हो जाएगा और ये बिलोंग्स टू R ओके, सर्जेक्टिव। और यहाँ पर सेम कंडीशन है, जब ये रियल नंबर होंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो भी सकती है। और क्योंकि जैसे आपने रियल नंबर ले लिए, एक 2 ले लिया, एक -3 ले लिया, तो 0 नहीं आएगा। और अगर 2 और -2 ले लिया तो 0। तो मतलब सही बात लिखी है कि कभी 0 आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। ठीक है, और इसमें एक आएगी यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो वो रूट में माइनस आ जाएगा।
तो रूट में नेगेटिव वैल्यू तो इमेजिनरी हो जाएगी। हाँ, तो वो नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा। नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा तो वो क्या आएगा, नॉट सब्जेक्टिव। ऑल नेगेटिव वैल्यू के लिए वो इमेजिनरी वैल्यू आएंगी। किसके लिए? आर के लिए ही बोल रहा हूं मैं, आर के लिए ही। यहाँ पे तो ये रूट टू ही नहीं आया, माइनस का भी नहीं आएगा। आर के लिए भी ये नॉट सब्जेक्टिव होगा। आ रहा है समझ में? हाँ, आर वाले में तुम एक यहाँ पे वैल्यू टू मत दिखाना, क्या दिखाओगे, -2 दिखाना। तो रूट में -2, ब्रैकेट में उसको क्या लिखना है, इमेजिनरी, फिर लिख देना एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट फोर्थ है, और इसमें फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, और इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब। हमें चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। ध्यान से देखेंगे, पहले हम ये लिख लेते हैं कि इसका डोमेन कोडोमेन क्या है। 2 का फोर्थ है, फंक्शन एन टू एन में, एन टू एन में जो फंक्शन के सच दैट में एन लिखा है वो क्या है, डोमेन इनपुट, और जो टेंस टू के बाद लिखा है एन वो क्या है, कोडोमेन आउटपुट। फंक्शन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू है एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो डोमेन में से होती है, और जो fx की वैल्यू है वो कोडोमेन से, क्योंकि जब आप x रखोगे तभी तो fx आएगा ना। ठीक है, ये तो इसकी जानकारी हो गई थोड़ी सी। अब हम इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं इसकी। तो इंजेक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन थी बताइए। जब भी हमको इंजेक्टिव चेक करना होता है ना 1 1, तो हम लोग लेट कर लेते हैं f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, where x1 x2 बिलोंग्स टू n। कौन सा n, डोमेन वाला। अब fx की वैल्यू अगर x क्यूब है तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 क्यूब, और f ऑफ x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 क्यूब। इसको सिंप्लीफाई किया, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला फैक्टर वाला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, यस सर कह रहे हैं। तो अब ये जो 2 फैक्टर्स आ गए हमारे सामने, मैंने क्या बताया था तुमको, ये जो ब्रैकेट है ना x1 माइनस x2 वाला, ये स्ट्रिक्टली 0 होना चाहिए। इससे x1 इक्वल x2 अगर आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 1 1 है। तो इसके साथ में जो ब्रैकेट है वो देखना पड़ता है, अगर ये भी 0 हो सकता है तो फिर ये 1 1 नहीं है, क्योंकि इसके साथ में फिर ये कंडीशन भी फॉलो करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम x1 x2 यहाँ किस में से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर, तो क्या कोई ऐसे नेचुरल नंबर है जिनका स्क्वायर का सम करो और 0 आ जाए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 एनी 2 रियल नंबर कैन नेवर बी 0। नेचुरल तो छोड़ो, अगर माइनस की वैल्यू भी लेके स्क्वायर करोगे तो सम 0 नहीं आएगा। तो अब हम एक लाइन लिख दें यहाँ पे, कौन सी वाली, ऐसे लिख देते हैं, इफ x1 x2 belongs to n then x1 square plus x2 square plus x1 x2 can never be equal to 0। therefore x1 minus x2 डेफिनेटली क्या होगा 0, तो x1 इक्वल क्या आ जाएगा x2। सो f इज इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव क्लियर हो गया सभी को, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या चेक करें, सर्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। तो सर्जेक्टिव यानी ऑन टू, तो सर्जेक्टिविटी के लिए हमको क्या करना होगा, सर्जेक्टिविटी के लिए हम फंक्शन को लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, और इसमें एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं एक्स क्यूब। तो यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाती है y, एक्स मिलेगा हमको क्यूब रूट ऑफ, इसके आगे क्या करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं और x निकालते हैं और देखते हैं कि y कोडोमेन से लें तो x डोमेन में आ रहा है कि नहीं। y की वैल्यू कोडोमेन से रखते हैं तो कोडोमेन नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं y इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 का क्यूब रूट तो 1 ही हो जाएगा, और 2 का क्यूब रूट 2 आएगा, 3 का क्यूब रूट 3 आएगा। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो 1 पे तो नेचुरल आ रहा है, 1 को यहाँ से हटा दो, सिर्फ किसको ले लो, 2 और 3 दिखा दो बस। वो तो एक वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो सर्जेक्टिव नहीं है। तो ये आया है x की वैल्यू, देयरफॉर x नॉट बिलोंग्स टू n फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जो y है वो रख के देखना है x हमारा डोमेन में आ रहा है कि नहीं। अगर एक वैल्यू भी डोमेन में नहीं है तो वो सर्जेक्टिव ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि उसकी इमेज प्री इमेज नहीं बनेगी। तो बस सो f इज नॉट सर्जेक्टिव। ब्रैकेट में और क्या कह सकते हैं इसको, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब जरा इसकी बात कर लें, जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर और देख लें। तो यहाँ पे जो एन टू एन है सॉल्यूशन यही चलेगा पूरा, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे और यहाँ पे फिर चेक करेंगे। तो क्या इंटीजर जब जेड लोगे तो इसका मतलब है माइनस की भी ले सकते हो, और तो क्या कोई ऐसे इंटीजर है जिसको यहाँ रखने से जीरो आ जाए, बताओ सोचो कौन से है। क्या ये वैल्यू जीरो हो सकती है इंटीजर के लिए, किसके लिए, जीरो, दोनों जीरो, x1 भी जीरो x2 भी जीरो, तो वो तो इक्वल हो गया। फिर अनइक्वल वैल्यू लेनी है, कोई भी अनइक्वल वैल्यू रखने पर ये जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो तुम्हें बस ऐसे ही लिखना है कि x1 x2 बिलोंग्स टू z, देन दिस वैल्यू नॉट इक्वल टू, तो इसलिए ये क्या है, इंजेक्टिव हो जाएगा ये वाला। इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आती है, ठीक है, क्लियर है। फिर से बताऊं, इंटीजर मतलब -1 -2 -3 0 1 2 3 ये, और ये वैल्यू स्क्वायर कर दोगे ना तो प्लस की हो जाएंगी, और ऊपर से फिर मल्टीप्लाई करो, अब वो भी प्लस करो, तो वो जीरो तो नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव, पर जीरो नहीं आएगा। अब इधर आ जाते हैं, यही सॉल्व होगा, यही आएगा। अब जरा इधर लिखता हूं मैं फिफ्थ वाले पार्ट के लिए, ये पूरा सॉल्व ऐसे ही आएगा, और x की वैल्यू क्या रहेगी, क्यूब रूट ऑफ y। अब जैसे ही आपने इंटीजर z में बात की, तो z में आप रखेंगे y इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजिनरी नहीं हो जाएगी,
therefore x not belongs to z, x not belongs to z for all y belongs to z, इसलिए ये सर्जेक्टिव नहीं है। कर लोगे फिफ्थ वाला, किसी को दिक्कत है तो बताए, नहीं है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, prove that the greatest integer function f such that real number to real number given by fx equal to greatest integer of x is neither 1 1 nor onto, where greatest integer x denote the greatest integer less than or equal to x। तो यहां पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको चेक करना है कि वो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। फंक्शन आर टू आर में है और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तुम्हें पता है ना, लेफ्ट की तरफ भागती है नंबर लाइन पे। जैसे ये हमने नंबर लाइन बनाई 0 1 -1, अब 1.1 का अगर आप लेते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 लिया तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 लिया तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 लिया तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये जितने भी 1 से लेके 2 तक जो वैल्यू है उन सब की प्री इमेज, वो इमेज क्या बनेगी, 1। और अगर मैनी की इमेज 1 आ रही है तो वो मैनी 1 हुआ। 1 से 1.99 तक, यानी ये 2 से जैसे ही आप डाउन हुए, लेस हुआ, तो उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन आएगा, वो हमेशा लेफ्ट की तरफ जाता है। 2 का 2 होता है, 1.9 का 1। बोलना, मैं वैल्यू बोलूंगा, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर बताएं। 1.7 का और 1 का और 0.8 का और 0.1 का और 0 का और -0.5 का और -1 का। आ रही ना बात समझ में। तो अब ये मैं केवल एक छोटा सा इतना पार्ट समझा रहा हूं, मैं आगे की बात कुछ नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं 1 से लेके और 1.99 तक सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1। थोड़ा इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, ऐसे जैसे हमने लिखा 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, हमने लिखा 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और फिर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे मैनी जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज 1 है, और जब मैनी की इमेज 1 होती है तो वो 1 1 नहीं होता है, वो मैनी 1 होता है। और ऐसे सब में ही होगा, 2.9 से लेके 2.2 तक, 2.9 से 2 तक 2 आएगा, 3.9 से 3 तक 3 आएगा, ठीक है। तो इससे हम अब क्या समझ में आ रहा है हमको कि मैनी एलिमेंट इन डोमेन आर रिलेटेड विथ यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन आर। कई एलिमेंट होंगे जो डोमेन के कोडोमेन में एक एलिमेंट से जुड़ेंगे, इसलिए ये मैनी 1 है, 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक। तो देयरफॉर इफ x 1 से है, सॉरी 2 से लेस, 2 से x ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 1।
तुम ये अगर तुम्हें ध्यान ना रहे तो ये वैल्यू शो करके लैंग्वेज लिख देना कि many elements of domain are associated with the with elements with integers. एलिमेंट्स नहीं, इंटीजर से ही तो होंगे। अरे सबका इंटीजर में ही तो आएगा, पॉइंट वाले का भी इंटीजर और इंटीजर का भी। तो एसोसिएटेड विद द विथ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स ऑफ किसके बोलो, कोडोमेन। कोडोमेन के ऑल इंटीजर से एसोसिएट होंगे। सो एफ इज अ मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, it means that is f is not one function। ठीक है, और क्या चेक करें अब इसको, ऑन टू। तो ऑन टू में एक बात बताओ, जैसे ये आर होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू इधर होंगी, ये भी आर, ये डोमेन का, ये कोडोमेन का। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू है, डैश 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 -1 है, ठीक है। अब ये -0.5 है और -0.1 है, 0 है, ऐसे। तो अभी यहाँ पे हमने जैसे लिखा, -1 लिखा, 0 लिखा और 1 लिखा और भी लिखे, तो ये -1 का क्या आएगा, -1। और 0.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1। 0.5 का, हाँ पीछे जाएगा ना 0.5 का, और पॉइंट इसका भी क्या आएगा, माइनस। और 0 का क्या आएगा, 0। तो इसमें कौन सी वैल्यू है जिनके इमेज यहाँ पे नहीं बनेंगे, उल्टा कर दिया मैंने, ये इनपुट है, ये उल्टा कर दिया, ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे, उल्टा कर दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस आर में आप जो इंटीजर लेंगे ना, जैसे -1 ले लिया और -0.1, -0.5 और 0 और जो भी है, डैश 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 डैश। और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, -1 और यही -0.1, -0.5, 0, डैश डैश डैश। अब ये बताओ, जब आप -1 रख रहे हैं तो -1 ही आ रहा है, और जब आप -0.1 रख रहे हैं तो भी -1 आ रहा है, और -0.5 रख गए तो भी, और जैसे ही 0 रख रहे हैं तो क्या ये वैल्यू आएंगी क्या, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट में आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा किस में आता है। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी रैशनल नंबर हैं, रैशनल और इरेशनल, जो इंटीजर नहीं है, वो सब यहाँ पे किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होंगे। नहीं होंगे तो खाली रह जाता है एलिमेंट, तो क्या होता है, ऑन टू तो नहीं होता ना। तो ये नॉट ऑन टू, नॉट 1 हो गया और नॉट ऑन टू। तो अब इसमें लिखना क्या है, ऐसे लिख देंगे, ऑल द एलिमेंट्स, all the elements of codomain except किसे छोड़कर, इंटीजर को, एक्सेप्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स को छोड़कर, हैव नो प्री इमेज। अच्छा, कहां पर प्री इमेज नहीं आ रही, इन डोमेन, therefore f is not an onto function।
ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कोई डाउट है कुछ तो पूछ सकते हैं। ये सेट सब डिफाइन कर रहा है ना। ये मैनी रिलेटेड टू वन हो गया है, तो वन वन नहीं है। एलिमेंट खाली जा रहे हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो नॉट ऑन टू। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। देखें, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है, वन वन नहीं है, ऑन टू नहीं है। अच्छा, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स है अगर पॉजिटिव है, और माइनस एक्स है अगर ये नेगेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। देखो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, पहले फंक्शन को लिख लें किस में डिफाइन कर रहे हैं। आर टू आर में कर रहे हैं, आर टू आर में। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स। और मॉड एक्स के दो रिजल्ट होंगे, एक रिजल्ट होगा माइनस एक्स जब एक्स कैसा है आपका, नेगेटिव, और एक रिजल्ट होगा एक्स जब एक्स कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। लिखा है ना, एक्स इज पॉजिटिव और जीरो। तो एक्स पॉजिटिव या जीरो है तब तो इसकी मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स। और अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस। सही लिखा है मैंने। अब इसमें हम चेक करें, जैसे तो वन वन चेक करते हैं इसका, वन वन। तो अब एक बात बताओ, एक्स की नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा मॉड्यूलस। अगर मॉड के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू भी रखते हैं तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू r है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, देन एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसको जरा बना लें इसमें, जैसे हमने कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव ले लें, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू। यहाँ पे भी ले लेते हैं माइनस टू, माइनस वन, जीरो। अब आप माइनस टू रखोगे तो प्लस टू आएगा, माइनस वन रखोगे तो, माइनस वन रखेंगे तो वन आएगा, जीरो रखेंगे और वन रखेंगे और टू रखेंगे तो मैनी रिलेटेड टू वन हो गया कि नहीं। मैनी नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव और पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ कि सिंस मैनी मैनी एलिमेंट्स इन डोमेन are associated with in codomain. So f is not वन वन। समझ में आ गया क्या, क्योंकि आप मॉड्यूलस के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहां पे भी देख सकते हो, यहाँ माइनस का रखोगे तो माइनस माइनस से प्लस, और इसमें पॉजिटिव इंटरवल है, पॉजिटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव। तो नेगेटिव पे भी पॉजिटिव और पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव, माइनस वन की वैल्यू भी वन और प्लस वन की भी, तो मैनी एसोसिएटेड टू वन हो गया। तो इसका मतलब है ये मैनी वन है, वन वन नहीं। अब किसकी बारी है, ऑन टू। तो ये जो आर टू आर में ये तुम देख रहे हो ना, क्या इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी मॉड की। तो इसके ये सारे नेगेटिव वाले इंटीजर जो होंगे, नेगेटिव रियल नंबर, उनके वो कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी नेगेटिव इंटीजर की।
नेगेटिव इंटीजर क्यों नहीं बनेगी प्री इमेज? क्योंकि आप यहाँ इनपुट नेगेटिव डालो चाहे इनपुट पॉजिटिव डालो, आउटपुट क्या निकलना है? पॉजिटिव ही निकलना है। आउटपुट नेगेटिव निकलना ही नहीं है, तो नेगेटिव वाले किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होंगे। तो क्या लिख देंगे? नेगेटिव रियल नंबर्स ऑफ कोडोमेन have no pre-image in domain R. So F is not onto function. फिर से समझाऊं क्या? कुछ कोई चीज नहीं आई है तो फिर से बताऊं। नेगेटिव रखोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव, तो बहुत सारी नेगेटिव वैल्यू और बहुत सारी पॉजिटिव वैल्यू एक ही एलिमेंट से जुड़ेंगी। जैसे -0.5 और +0.5 का 0.5 आएगा, तो हर नेगेटिव और पॉजिटिव वाले की इमेज पॉजिटिव वाला, तो मैनी 1। और किसी का भी रिजल्ट माइनस आएगा नहीं, चाहे आप नेगेटिव इनपुट डालो चाहे पॉजिटिव। तो ये जितने भी नेगेटिव रियल नंबर होंगे सब ब्लैंक रह जाएंगे, वो किसी से भी इधर एसोसिएट नहीं होंगे। तो इसलिए ये कैसा है? नॉट ऑन टू और नॉट 1 1। क्लियर? ठीक है। एक और बहुत शॉर्ट ट्रिक है वैसे, ऑब्जेक्टिव के लिए है, बता देता हूँ। कॉम्पिटिटिव लेवल की होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होता है? जैसे किसी को मॉड एक्स का ग्राफ आता है, तो मैंने जो ग्राफ तुम्हें बताया था कि एक्स, एक लाइन एक्स है ओरिजिन से जाएगी 45 डिग्री एंगल पे, और -x वाली 135 पे ओरिजिन से जाएगी। तो ये वाला ग्राफ मॉड एक्स का, हमने एरिया निकाला था इसका, एक क्वेश्चन में एरिया निकाला था, ऐसे बनी थी। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। अगर हम कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं, और अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पर किसको कट करती है? फंक्शन के ग्राफ को, तो वो मैनी वन होता है। क्योंकि एक लाइन एक ही जगह कट करेगी तब यूनिक एलिमेंट एसोसिएट होगा, यहां पर दो एलिमेंट एसोसिएट हो गए, तो इसलिए ये मैनी वन है। इसको ये पैरेलल लाइन का टेस्ट है। ये कभी भी किसी का ग्राफ पता है, जैसे y = x² किया था ना कल, तो ये पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है ये? x² = 4ay। तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा, और इस तरह से पैराबोला बनेगा, तो ये पैरेलल लाइन इसको फिर दो जगह कटे, तो ये भी 1 1 नहीं, मैनी वन ऐसे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r, इस तरह से डिफाइन होता है सिग्नम फंक्शन। पॉजिटिव के लिए इसकी वैल्यू 1, जीरो के लिए 0, और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू -1 होती है। करेक्शन, हाँ, -1। तो अब हमको ये बताना है कि ये ना तो 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो देखें जरा, इसको कर लेते। ये फंक्शन पूरा नोट कर लेना यहाँ पे, ये सब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में पूरा ऐसे दिखा के आओ, ये R/R में डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। f(x) की वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है? 1 0 -1। इसके लिए x > 0, -1 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, सिग्नम फंक्शन है। अरे मैं बोल रहा हूँ तो अब हम इसको सेट बना के देख लेते हैं। ये
एक्स की इनपुट है, नेगेटिव वैल्यू जीरो, पॉजिटिव वैल्यू जीरो और नेगेटिव, और ये क्या है, ये कौन सी वैल्यू, आउटपुट। ठीक है, अब देखना जरा, देखो अब रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो सब आ जाएंगे, -1 आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सब आ जाएंगे इसमें। यहाँ पे भी -2, यहाँ भी वही वैल्यू लिख लेते हैं, -2 माइनस, ये समझने के लिए कर रहे हैं इसको, 0। अब देखो, चाहे x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव के लिए 1 है, पॉजिटिव कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू पॉजिटिव है, उनके लिए इसका आउटपुट क्या है, 1। जीरो के लिए आउटपुट क्या है, 0, और नेगेटिव के लिए आउटपुट क्या है, तो सारे नेगेटिव के लिए आउटपुट क्या होगा, क्या लग रहा है, मैनी 1 है। कैसे है मैनी 1, कि इसके जो सारे एलिमेंट हैं, मैनी एलिमेंट्स, उनकी इमेज या तो -1 है और 1 और 0, तो मैनी रिलेटेड टू 1 से मैनी 1। अब बात आती है ऑन टू, तो ऑन टू के लिए सिर्फ -1 0 और 1 की इमेज है, तो कैसे लिख दोगे, ओनली एलिमेंट्स -1 0 and 1 have pre-images in domain. So f is not onto, और 1 1 का लिख देंगे ना, 1 1 का नहीं लिख पाओगे, अरे मैनी एलिमेंट आर रिलेटेड टू -1 0 और 1, सो f इज नॉट 1 1, इट इज मैनी 1 फंक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आया, ऑन टू समझ में आ गया, सिर्फ -1 की प्री इमेज मिल रही है, 0 की और 1 की, इनको छोड़ के बाकी किसी की प्री इमेज नहीं मिलेगी। ठीक, और 1 1 वाली लैंग्वेज लिखना है, ये तो ऑन टू वाली है, 1 1 वाली मैं यहाँ लिख देता हूँ। All elements of domain will have images -1 0 or 1 in codomain. Not 1 1। ठीक है, हो गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, 1.2 एक्सरसाइज का। सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, एंड सेट बी 4 5 6 7, 4 एलिमेंट्स हैं। अब एक फंक्शन है जो ऑर्डर्ड पेयर 1 4 2 5 3 6 से डिफाइन है। अब हमें ये फंक्शन ए टू बी में दिया जा रहा है, हमें चेक करना है, प्रूफ करना है कि ये 1 1 फंक्शन है। तो इसको हम बिल्कुल आराम से कर लेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान रहेगा ये। सेट ए के एलिमेंट, ये तो तुम जानते ही हो कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो रिलेशन जरूर होते हैं, जो भी देखो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, ये हो ही जाएगा,
पर उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो एक्स्ट्रा बताई जाती है, वो तुम्हारे काम की होती है। अब यहाँ पर फंक्शन तुम देख रहे हो ना, सेट में ऑर्डर्ड पेयर, तो ये बात तो पहले बताई जा चुकी है कि जितने भी रिलेशन हैं उनमें से जिनकी यूनिक इमेज होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। तो हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन के जैसा ही दिखाई दे रहा ना, ऑर्डर्ड पेयर। तो बस मैं तुम्हें यही थोड़ा सा तुम्हारा माइंड सेट करना चाह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, तो वो फंक्शन तो रिलेशन की ब्रांच है, तो ऐसे दिया हुआ है। चेक करना है वन वन है, बिल्कुल आसान बात है। ये दोनों सेट हैं, फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है ना, देखो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, है ना। इसको ये लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहे हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब हमने ये दोनों सेट बना लिए, ए और बी। ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 4 5 6 और 7। अब इन ऑर्डर्ड पेयर से क्या पता चल रहा है कि 1 किससे जुड़ेगा, एसोसिएट होगा 4 से, और 2 और 3। तो ये क्या है, फंक्शन सेट फॉर्म में मैपिंग हो गई है इसकी। ये इस तरह से हम लोग एरो डायग्राम बनाते हैं ना, मैपिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें मैंने तुम्हें तरीके तो बताए थे। वन वन कौन सा होता है, जब इधर के हर एलिमेंट की इधर यूनिक इमेज होती है, और अगर मैनी रिलेटेड टू वन होता है तो मैनी वन, वन रिलेटेड टू वन तो। अब ये प्रॉब्लम तो ये, इधर 7 तो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या ये वन वन है कि नहीं है, मतलब इस 7 से क्या दिक्कत है। 7 के होने ना होने से वन वन पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 7 तो ये डिसाइड करेगा कि वो इनटू है या ऑन टू है। ध्यान है, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट फ्री है, इंडिपेंडेंट है, किसी से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या होता है, इनटू होता है, नॉट ऑन टू। और ये 7 नहीं होता तो ऑन टू। अभी हमसे क्या पूछ रहे हैं, वन वन, तो हम इसमें कैसे लिख देंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज in set B. So f is 1 1 function. ठीक है। और अगर वो ऑन टू कहते तो हम लिख देते कि एलिमेंट 7 हैज नो प्री इमेज, सो इट इज नॉट ऑन टू। पर उन्होंने पूछा नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को, नॉट ऑन टू या इन टू भी कह सकते हैं उसको। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 4x, और रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर वाला मैं करा भी चुका हूँ, मैं फिर करा देता हूँ लीनियर वाला। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लीनियर। लीनियर कौन सा होता है, जिसमें x की पावर 1 है, और ये क्वाड्रेटिक, ये भी हमने कर लिया है। तो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, पहले देख लो इसको, जिससे क्या है थोड़ा और परफेक्ट हो जाओगे इसमें। फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, वैल्यू फंक्शन की है 3 माइनस 4x। मैं चेक कर रहा हूं पहले 1 1। तो 1 1 फंक्शन का रूल क्या होता था, हम लेट कर लेते हैं इसमें, f ऑफ x1 इक्वल टू
एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। कौन सा आर है ये? डोमेन वाला आर है। अच्छा, एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी यहां से? 3 माइनस 4x1 और ये 3 माइनस 4x2। ये 3 से ये 3 कैंसिल किया तो -4x1 इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा -4, तो क्या आ गया? x1 इक्वल टू, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू चेक कर ले। ऑन टू के लिए क्या रूल था? ऑन टू का रूल था कि y इक्वल टू एफ एक्स से x इक्वल एफ वाई, मतलब y इक्वल टू में जो वैल्यू है उसको x इक्वल टू में बनाओ। तो पहले मैं इसके लिए लेट करता हूं y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। इसमें क्या वैल्यू है? 3 माइनस 4x। 4x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस वाई, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक है, x निकाल लिया y के टर्म्स में। अब इसमें किसको रख के चेक करना है? y रखना है कोडोमेन का, और ये देखना है कि x डोमेन में आ रहा है या नहीं। तो देखो जरा इस फंक्शन को देखो, इसमें y डिनोमिनेटर में नहीं है। क्यों? दो कंडीशन ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा अनडिफाइंड होती है। कौन सी? जब ये वेरिएबल 1 अपॉन में आता है, जब ये या फिर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर आता है। और भी कंडीशन होती है, लॉग वाली भी होती है। अभी इन दो की बात कर रहा हूं। तो क्या y इन दोनों में से किसी फॉर्म में है? ना तो y डिनोमिनेटर में है ना रूट लगा हुआ है, तो इसके अनडिफाइंड होने के चांसेस कितने हो गए? 0। कोई चांस नहीं है कि अनडिफाइंड होगा। तो ये, वैसे भी तुम देखो कोई भी रियल वैल्यू रखोगे y की तो x की रियल वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें फिर? सिंस x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, और ये किसका R है? y वाला कोडोमेन का, और x किस में आता है? डोमेन। इसलिए f क्या है? ऑन टू फंक्शन। तो अब ये 1 1 ऑन टू हो गया ना, हेंस f इज बाइजेक्टिव। आ गया क्या समझ में? किसको दिक्कत है बताएं? ये समझ में आया? तुम y की वैल्यू कुछ भी रख लो, रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी नहीं आने वाला। तुम y कुछ भी रख लो, इन्फिनिटी नहीं आने वाला। इन्फिनिटी तब आता है जब कांस्टेंट अपॉन 0 होता है, तो इसलिए ये रियल वैल्यू देगा। तो y की रियल वैल्यू यहाँ रखने से x क्या मिलेगा? रियल वैल्यू, इसलिए ये ऑन टू। ठीक है, और 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, ऐसे फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर टू आर में, थोड़ा इसको डिस्कस कर ले। वैसे तो ये मैंने सॉल्व करा दिया उसमें, पर हम एक बार और कर लेते हैं। फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है। फंक्शन की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें इसको बाइजेक्टिव चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं 1 1। 1 1 के लिए हमने लेट कर लिया एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो ये 1 प्लस x1 स्क्वायर, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू हो गई 1 प्लस x1 स्क्वायर, और ये 1 प्लस x2 स्क्वायर हो गया। 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0।
अब इसमें हमें क्या चेक करना है, कैसे देखना है हमको? हमें ये देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो फर्स्ट ब्रैकेट जीरो हो सकता है या सेकंड हो सकता है। अगर स्ट्रिक्टली ये सेकंड वाला ही जीरो आए और फर्स्ट वाला नॉन जीरो आए, तभी ये क्या होगा, 1 1। अगर फर्स्ट वाला भी जीरो हो सकता है या फिर सेकंड वाला भी, तो वो 1 1 नहीं होता है। 1 1 के लिए स्ट्रिक्टली x1 इक्वल x2 आना चाहिए, उसके साथ कोई और कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम ये देख लेंगे, यहाँ पर ये जो x1 x2 है वो कहाँ से लिए जाते हैं, डोमेन के आर से। तो क्या ऐसे कोई टू रियल नंबर होते हैं जिनका सम जीरो होता है? जैसे यहाँ पर x1 x2 आर है, तो हम ये लिखेंगे कि इफ x1 x2 बिलोंग्स टू आर, देन कौन से टू रियल नंबर का सम जीरो आता है बताओ? हर वो रियल नंबर जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, उसका सम जीरो होगा। 1 -1, 1.1 -1.1, सब जीरो आएंगे। तो x1 x2 बिलोंग्स टू आर, देन x1 प्लस x2 में और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब है देयर फॉर x1 माइनस x1 इक्वल x2 इज, हाँ मतलब इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे x1 माइनस x2 भी क्या हो सकता है फिर, मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। देयर फॉर एफ एक्स इज नॉट 1 1, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पर स्ट्रिक्टली ये नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। जब ये नॉट जीरो होगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये, अगर ये वैल्यू जीरो नहीं है तो सेकंड वाली जीरो होगी, तभी तो प्रोडक्ट जीरो आएगा, है ना? तो इसलिए ये 1 1 नहीं। समझ आ गया? अब क्या चेक करें, ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू यहीं पर करा देते हैं इसको। ऑन टू के लिए हमने लेट कर लिया y इक्वल टू एफ एक्स, वैल्यू रख दी इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई की 1 से ग्रेटर देन वैल्यू के लिए ये इमेजिनरी होगा कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने, y रख दिया 3 या 2 कुछ भी, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, प्लस माइनस अंडर रूट में, सॉरी -3, माइनस की कोई भी वैल्यू रख लो, -2 रख लिया, तो यहाँ -2 -1 क्या मिलेगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू। और जब डोमेन में x नहीं आता है तो वो ऑन टू होता है या नहीं होता है? ये बात समझ में आ रही है ना तुमको? y इनपुट करोगे, x जो आउटपुट आ रहा है वो डोमेन में होना चाहिए। अगर एक सिंगल वैल्यू भी ऐसी मिल जाती है कि वो डोमेन में नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी प्री इमेज नहीं बन रही होगी। यहाँ पे सारे माइनस की जो वैल्यू होंगी, -2 -3 -4, कोई भी पॉइंट वाली, फ्रैक्शनल, डेसिमल, सब, उनकी प्री इमेज बनेगी नहीं। तो इधर एलिमेंट खाली रह जाएगा कि नहीं आरएचएस वाले सेट में, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। तो इसकी कंडीशन भी लिख देंगे, देयर दैट इज, इट मीन्स दैट के एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल y belongs to r, so f is not onto function। आ गया क्या समझ में? समझ आ गई? ठीक है, और कोई डाउट है तो अपना डाउट बता देना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी सेट हैं और एक फंक्शन इन दोनों सेट के लिए इस तरह से है कि ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो डोमेन है और बी क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कोडोमेन है। अच्छा, फंक्शन डिफाइन है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी इक्वल टू बी कॉमा ए। एक बात को समझ लें थोड़ा सा, जो फंक्शन है उसका डोमेन ए क्रॉस बी, कोडोमेन बी क्रॉस ए, और ऑर्डर्ड पेयर वाला फंक्शन आया है पहली बार। इससे पहले सिंगल एलिमेंट वाले होते थे ना, अरे एक्स होता था या एन होता था या वाई होता है या के, कोई भी। ये पहली बार है इसमें ऑर्डर्ड पेयर आ गया है। तो वो ऑर्डर्ड पेयर आने का रीजन ही है कि इसका जो डोमेन है ना वो भी क्या है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और तुम्हें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट किस में बनते हैं, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में ही। और कोडोमेन भी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि ये ए क्रॉस बी आएगा इधर कुछ, और इधर क्या आएगा, बी क्रॉस है। और और इसमें जैसे यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1। रिवर्स है ना, ऐसे यहाँ 2 3 है तो यहाँ पे 3 2। इधर 1 1 है तो इधर 1 1 ही होगा, ऐसे। तो इस तरह से ये रिलेट हो रहे होंगे। आ गया समझ में? ठीक है, अब हमको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें बाइजेक्टिव शो दैट, प्रूफ करना है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि 1 1 भी आना चाहिए और ऑन टू भी। चलो चेक करते हैं पहले 1 1। तो जैसे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होता है ना, ऐसे 1 1 जब हम ऑर्डर्ड पेयर में लेंगे तो मैं लेट करूंगा एफ ऑफ ए वन बी वन इक्वल टू एफ ऑफ ए टू बी टू। ठीक है, और यहाँ पे ए वन बी वन और ए टू बी टू जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किससे लिए जाएंगे, ए क्रॉस बी से। मुझे ये बताओ एफ ऑफ ए वन बी वन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर में बी वन कॉमा ए वन, और एफ ऑफ ए टू बी टू की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर में बी टू कॉमा ए टू। अगर टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो जब मैं इनको कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयरिंग तो हमको क्या मिलेगा, बी वन इक्वल टू बी टू मिलेगा और ए वन इक्वल टू ए टू। ये बिल्कुल वैसी कंडीशन नहीं है, जब एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू से एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाता है तो ऑर्डर्ड पेयर में ए वन बी वन ए टू बी टू से ए वन इक्वल ए टू आ गया है और बी वन इक्वल बी टू आ गया है। सेम टाइप की कंडीशन है, तो हम क्या कहेंगे कि ये 1 1 है। देयरफॉर एफ इज 1 1। अब ऑन टू को चेक कर लें। तो ऑन टू के लिए जैसे ये एफ ऑफ ए कॉमा बी है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, बी कॉमा ए। तो अब यहाँ पर ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो हमने ए क्रॉस बी से लिया है। तो ए क्रॉस बी से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनकी मिरर इमेज बी क्रॉस ए में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ। इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि एक सेट ए है, उसके एलिमेंट 1 2 है, और एक सेट बी है, इसके एलिमेंट 3 4 है। अब ए क्रॉस बी क्या होगा बोलो, 1 3 1 4 2 3 2 4। और बी क्रॉस ए क्या होगा, 3 1 3 2 4 2। अब बताओ इन सबके यहाँ पे रिवर्स पेयर है कि नहीं है, सबके मिल रहे हैं, कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसका नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब हुआ कि ये हर एलिमेंट रिलेट होगा कि नहीं एक दूसरे से, रिवर्स वाला।
तो कोई भी एलिमेंट ऐसा तो नहीं रह जाएगा उसकी प्री इमेज ना मिले। अरे इधर सेट ए इधर सेट बी, तो बी के प्री इमेज होते हैं ना, तो कोई एलिमेंट खाली मिलेगा क्या? कोई भी नहीं मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इफ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। यानी बी क्रॉस ए के, बी क्रॉस ए इधर वाला है ना, तो बी क्रॉस ए के हर ऑर्डर्ड पेयर का जो रिवर्स पेयर है वो किस में मिलेगा? ए क्रॉस बी में। देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन। अब क्या लिख देंगे? एफ इज वन वन एंड ऑन टू। सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। आ गया समझ में? बस क्या था, थोड़ा ऑर्डर्ड पेयर में आ गया था, तो उससे थोड़ा सा मेथड चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। वो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये भी लिख लेना तुम इसमें, ये वाला साइड में लिख लेना, तुम्हें ध्यान रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन किस तरह से डिफाइन हो रहा है? नेचुरल नंबर इसका डोमेन है, नेचुरल नंबर इसका कोडोमेन है। फंक्शन ऑफ एक्स की जगह लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एन। इसके टू रिजल्ट हैं, एक है एन प्लस वन अपॉन टू इफ एन इज ऑड, और एक रिजल्ट है एन अपॉन टू इफ एन इज इवन। ठीक है, बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। स्टेट, अच्छा, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो चेक करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं, और आंसर जस्टिफाई करना है। तो पहले हम वन वन चेक कर लें। वन वन के लिए अब यहाँ पे क्या है, ये टू वैल्यू वाला फंक्शन हो गया है ना, तो टू वैल्यू वाले फंक्शन में फिर हम लोग अलग अलग एफ एक्स वन एफ एक्स टू कराएंगे तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाए, और कराने को हो भी जाएगा, पर हम वैसे ही देख लेते हैं कि अगर हमने ऑड वैल्यू कुछ रखी यहाँ पे, एक ऑड वैल्यू हमने ले ली, लेट एन इक्वल टू वन, तो अगर एन वन लिया है तो एफ एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एन ऑड के लिए यही है, मैंने इसमें वन रखा, क्या आया? टू अपॉन टू वन आ गया। और अगर मैं एन की वैल्यू टू लेता हूं तो मुझे कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? सेकंड वाला। इसमें मैं टू रखता हूं तो ये क्या आ रहा है? वन आ रहा है। क्या पता चल रहा है तुमको कि वन की इमेज भी वन है और टू की इमेज भी वन है? तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ये मैनी वन हो गया। नहीं हुआ मैनी वन, क्योंकि आपने इनपुट क्या रखा? वन। आउटपुट क्या मिला? इधर इनपुट क्या रखा और आउटपुट क्या मिला? वन। तो वन और टू के लिए एक ही इमेज आ गई, तो मैनी रिलेटेड टू वन, सो इट इज मैनी वन। तो इसमें अब हम लिख क्या देंगे लैंग्वेज? सिंस एलिमेंट वन एंड टू ऑफ डोमेन एन have two images in n in codomain in codomain
n. So f is not 1 1 फंक्शन. समझ में आ गया? 1 1 नहीं है. हाँ, अच्छा, 1 and 2 have same image 1. एक मिनट. have same image 1. ब्रैकेट में 1. ठीक है, उन दोनों की एक ही इमेज है कोडोमेन में, और वो इमेज कौन सी वैल्यू है? 1. तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है. तो वैसे तो यहीं पे हो गया, आप बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 नहीं है तो. पर ऑन टू भी चेक कर लेते हैं इसका. तो ऑन टू चेक करने के लिए यहां पर हम जैसे n की ऑड वैल्यू रखेंगे, तो ऑन टू चेक कर लेते हैं. ऑन टू के लिए मान लीजिए आपने लेट किया n इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन. तो f ऑफ n की वैल्यू क्या आएगी बताओ? f ऑफ n 1 रखोगे 1, 3 रखोगे 2, 5 रखोगे 3. आ रही है? और अगर हम n की वैल्यू क्या लेते हैं इवन में? 2 4 6 ऐसे, तो f ऑफ n क्या मिलेगा? 1 2 3. तो f ऑफ n में तो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं ना, तो हर नेचुरल नंबर के लिए वैल्यू कोई ना कोई है. जैसे 1 के लिए 1 हो जाएगी, 2 के लिए 3 हो जाएगी, 3 के लिए, तो ये हर एलिमेंट रिलेट करेगा. ये सारे नेचुरल नंबर चल रहे हैं. तो ईच एलिमेंट इन कोडोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन, सो इट इज ऑन टू. अब क्योंकि 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं. ठीक है. Since each element of codomain have pre-image in domain, so F is onto. अब यहाँ पे ये लिख देंगे F is not 1 1, not 1 1, but onto function. So it is not bijective. ठीक है, आ गया समझ में? और कोई डाउट है तो अपना क्वेश्चन कर लेना जो भी है. क्वेश्चन नंबर 10 में सेट ए ऑल रियल नंबर आ रहा है. सेट ए है जिसमें ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 3, और बी सेट में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1. ये 2 सेट है ए एंड बी, बता दिए उन्होंने. और फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है. फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू है. चेक करना इज लगा हुआ है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. सेट ए को हमने लिख लिया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3. सेट बी को लिख लिया
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और एफ एक्स की वैल्यू है x-2 अपॉन में x-3, और फंक्शन a टू b में डिफाइन है f सच दैट a टेंड्स टू b। तो a क्या हो गया इसकी डोमेन, और b क्या हो गया इसकी कोडोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसको 1 1। कैसे चेक करें 1 1? 1 1 के लिए हमने लेट कर लिया f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू r। क्यों? डोमेन, डोमेन क्या है यहाँ पे a, अरे डोमेन ए है, यहाँ पे ए टू बी दिख रहा है ना, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो x1 और x2 सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, और सेट ए क्या है 3 को छोड़कर सारे रियल नंबर। आप यहाँ पे 3 नहीं लेंगे बस। 3 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ 3 माइनस 3 रखने से ये 0 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर 0 होने से वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। अब इसको चेक कर लेते हैं 1 1 है या नहीं। एफ ऑफ x1 यहाँ से क्या होगा, या अगर ये एफ एक्स है तो एफ ऑफ x1 क्या होगा x1-2 अपॉन, और एफ ऑफ x2 की वैल्यू x2-2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x1-2 x2-3 और x1-3 सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं x1 इक्वल x2 आता है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई किया x1 x2 3x1 2x2 प्लस 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, ये x1 x2 कैंसिल हो गया, 6 से ये 6। अब x1 वाली वैल्यू एक साइड में ले लें, माइनस 3x1 प्लस 2x1, और ये माइनस 3x2 प्लस 2x2, ये आ गया माइनस x1, और ये आ गया माइनस x2। माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये एफ x1 इक्वल एफ x2 से हमको क्या मिला x1 इक्वल टू x2। इससे क्या प्रूफ होता है कि f इज 1 1 4। वन वन हो गया। अब क्या चेक करना है ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या लेट कर लेते थे y इक्वल टू एफ एक्स, और इसमें एफ एक्स की वैल्यू रख दी x-2 अपॉन x-3। अब इससे किसकी वैल्यू निकालनी है x की, y इक्वल टू एफ एक्स से x की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करें, तो xy माइनस 3y, इसमें x की टर्म एक तरफ कर लें, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 2, और ये 3y इधर आ गया, x कॉमन ले लिया, और ये 3y माइनस 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई अब हमें ये चेक करना है कि y की सेट b की सारी वैल्यू के लिए क्या x की वैल्यू सेट a में आएंगी, सेट a से बाहर तो नहीं जा रही कोई वैल्यू। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू है 1, उस 1 पर ये अनडिफाइंड हो रहा है,
y की वैल्यू 1 रखने पर अनडिफाइंड हो रहा है, अनडिफाइंड किसी सेट में नहीं आता इन्फिनिटी, तो y इक्वल टू 1 ले ही नहीं सकते, देख लो। अरे y बी सेट से लिया जाएगा, ए इनपुट है ना और बी क्या है, आउटपुट। तो x की वैल्यू ए में है और y की वैल्यू बी में, तो बी में 1 इंक्लूड है क्या, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर x belongs to a for all y belongs to b, so f is onto फंक्शन। आया समझ में, सिर्फ 1 पे ही तो अनडिफाइंड है, और किस पे हो सकती है, वही 2 चीजें बताई मैंने, देखो रूट लगा होता है तो रूट के अंदर रूट है नहीं है। अब बात आती है सिर्फ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लीनियर है, लीनियर अनडिफाइंड नहीं होता है, डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर गड़बड़ करता है, तो डिनोमिनेटर किस पर 0 हो रहा है, 1 पर, और 1 इसमें है नहीं, वहां क्लियर लिखा हुआ है कि बी सेट में सारे रियल नंबर आप ले सकते हो 1 को छोड़कर, तो जब 1 ले ही नहीं रहे तो अनडिफाइंड आएगा नहीं, तो हर वैल्यू के लिए ये क्या होगा, डिफाइन, और हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा तो हर वैल्यू की प्री इमेज बनेगी, तो बनेगी तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 है, चेक करना है 1 1 ऑन टू, ऑब्जेक्टिव है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले किए थे वैसे ही कर लेते हैं, शॉर्ट में ही कर दूं, आर टू आर में डिफाइन है, हम क्या लेंगे पहले इसके लिए, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एक्स वन की पावर 4 इक्वल टू एक्स टू की पावर 4, ये किसके लिए चेक कर रहा हूं मैं, 1 1 के लिए, एक्स वन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और एक्स टू स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस, क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है, 2 नंबर के स्क्वायर का सम कभी भी 0 नहीं आएगा, तो फिर यही 0 होगा, तो ये 0 होगा, तो इसमें x1 प्लस x2 और x1 माइनस, अब ये x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, ये दोनों में से चेक करो ये 0 हो सकता है क्या, x1 प्लस x2, अरे 2 रियल नंबर लो, जैसे 2 और माइनस 2 माइनस 1.1 प्लस 1.1, तो यहाँ पर दोनों ही 0 हो सकते हैं, मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 माइनस, तो इसके साथ ये भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, 1 1 है, नहीं है, नहीं है, नॉट 1 1, अब ऑन टू चेक कर लें, तो y इक्वल टू एफ एक्स ऑन टू के लिए, एफ एक्स की वैल्यू x की पावर 4 इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू 4th रूट ऑफ y, अब आपने जैसे रखा y इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ गई 4th रूट ऑफ -1, तो ये कैसी वैल्यू है, इमेजिनरी है ना, तो x नॉट बिलोंग्स टू r, तो सो f इज नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, डी नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। अगला क्या है, 3x लीनियर है, लीनियर 1 1 ऑन टू होते, 2 कराए तो मैंने लीनियर तुमको, 2 लीनियर वाले क्वेश्चन कराए, एक 3 माइनस 4x होगा तुम्हारी बुक में, देखो कौन से नंबर पे है, 7 का फर्स्ट, वैसे ही होगा, और नहीं उससे देखना है तो डायरेक्ट देख लो, एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू करोगे तो 3x1 इक्वल टू 3x2 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, फिर y इक्वल एफ एक्स करोगे, y इक्वल 3x हो जाएगा, 3x इक्वल y हो जाएगा, तो x की वैल्यू, तो यहाँ पर तो y कोई भी रियल नंबर रखोगे तो x रियल ही आएगा,
मतलब x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, क्यों आएगा? y की रियल वैल्यू के लिए x रियल क्यों आएगा? क्योंकि अपॉन में y नहीं है, क्योंकि y अंडर रूट में नहीं है, तो इसलिए डिफाइन। तो क्या हुआ ये 1 1 और ऑन टू दोनों, समझ गए? ठीक है, चलो।